नमस्कार। मैला आंचल समूह की ओर से मैं रश्मि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब फणीश्वरनाथ रेणु जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और विभिन्न मंचों, साहित्यिक संगठनों से लगातार विचार विमर्श जारी है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ आलोचक रवि भूषण जी से। इनसे बातचीत करने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। रवि भूषण जी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और चिंतन के सामाजिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक और गंभीर अध्येता के रूप में एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी की छवि अर्जित की है। राजकमल प्रकाशन से कुछ दिनों पूर्व प्रकाशित इनकी पुस्तक वैकल्पिक भारत की तलाश लगातार विमर्श के केंद्र में है। साहित्य के साथ राजनीति और अर्थशास्त्र में इनकी गहरी रुचि है। रवि भूषण जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद रश्मि जी। और सबसे पहले तो मुझे अपने कवि मित्र विमल कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए जी, क्योंकि वो मार्च के आरंभिक दिनों से ही यह कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं इस माध्यम में पहले कभी आया ही नहीं था। पहली बार मैं इस माध्यम में आया हूँ जी। और रश्मि जी तो खुद एक अच्छी कथाकार हैं, तो मेरे लिए और खुशी की बात है कि फणीश्वरनाथ रेणु पर बातचीत करने के लिए रश्मि जी हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो रश्मि जी, आपके जो भी सवाल हैं अब आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरा पहला सवाल है कि रेणु ने कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत समेत अनेक विधाओं या कहिए कि साहित्य के सभी रूपों में लिखा है। आप उनमें किस तरह का सामंजस्य पाते हैं? यानी अलग अलग विधाओं के रेणु में आप किस तरह की समानता या अंतर देखते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है और ज़रूरी सवाल है। इस तरह के न तो सवाल किए जाते हैं अधिक और न ऐसे प्रश्नों पर हम विचार ही करते हैं कि कोई कवि, लेखक या साहित्यकार विभिन्न विधाओं में, कला रूपों में या माध्यमों में क्यों एक साथ सक्रिय होता है। जी। फणीश्वरनाथ रेणु की जो एक छवि मुख्यतः बन चुकी हुई है वो कहानीकार, उपन्यासकार और रिपोर्टाज लेखक के रूप में। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो वे कवि हैं, उन्होंने निबंध लिखे हैं, उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, स्केच है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, 2-3 कृतियों के उन्होंने अनुवाद किए हैं। इस तरह से फणीश्वरनाथ रेणु का जो समग्र साहित्य है वो लगभग 9-10 साहित्य रूपों में हमें देखने को मिलता है। इस पर ध्यान देने के लिए मुझे यह आवश्यक लग रहा है कि 1930-32 के कालखंड को देखें या उस समय को देखें, 1931 को, जबकि रेणु चौथी जमात में ही पढ़ रहे थे। जी। और उनके गांव के घर में पुलिस आई थी छापा मारने के लिए और उन्होंने जब देख लिया था तब अपने स्कूल के झोले में उन्होंने वे सारी प्रतिबंधित पुस्तकें और पत्रिकाएं जिसमें कि चांद का फांसी अंक भी था वो लेकर के बाहर निकल गए। और जब सिपाही ने उनसे पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, झोले में क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये है। मैं इसका उल्लेख केवल इसलिए करना चाहता हूँ कि रेणु के मानस निर्माण में उस 30, 31, 32 से लेकर के 77 तक जब तक वे जीवित हैं, यह जो बड़ा कालखंड है इसकी एक बड़ी भूमिका है और प्रत्येक युग का एक ही भावबोध होता है। और जब प्रत्येक युग का एक भावबोध होता है तो किसी भी लेखक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस युग को किस तरह से देख रहा है। बिल्कुल। तो 1930-32 को आप ध्यान में रखें या 1944 में जब उनकी पहली कहानी भटवावा जब प्रकाशित हुई थी उसको ध्यान में रखें तो लगेगा ये कि एक इतनी सारी विधाओं में वो जो लिख रहे हैं वो एक ही वर्ष में, मतलब 1944 से 45 के बीच के एक वर्ष में वो कहानी भी लिख रहे थे और कविताएं लिख रहे थे और उन्होंने एक
रिपोर्टाज भी उन्होंने लिखा बिल्कुल, था। बिल्कुल। 1 वर्ष के भीतर 1944 में, जबकि इस लेखक की उम्र मुश्किल से 23 वर्ष की ही रही होगी, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये सारी विधाएं जो है वो अपने सामने अपनी अभिव्यक्ति के लिए वो उन्होंने रखी। क्योंकि पहली तो उनकी कहानी प्रकाशित हुई थी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र विश्वामित्र में, और इसी के ठीक 1 वर्ष के भीतर ही उनकी एक रिपोर्टाज प्रकाशित हुई है विदेशिया नाच। हाँ, विदेशिया नाच पर जी, इस पर तो खैर काफी काम हुआ, काफी काम हुआ। लेकिन विदेशिया नाच जो रिपोर्टाज है वह 1 वर्ष के भीतर, कहानी के भीतर वो लिखा गया, और कविताएं भी 2-3 उन्होंने उसी वर्ष के भीतर लिखी। मुझे याद आ रहा है कि संभवतः सुरेंद्र नाथ चौधरी ने उनके साहित्य रूपों में एक जगह कहीं अविभाज्य तत्व की बात कही थी। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि कि सुरेंद्र नाथ चौधरी ने भी इस पर विस्तार से विचार नहीं किया। साहित्य अकादमी से प्रकाशित जो फणीश्वर नाथ रेणु पर उनका मोनोग्राफ है, और आज भी मेरा अपना मानना यह है कि फणीश्वर नाथ रेणु के समर्थ और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में मैं सुरेंद्र चौधरी को ही मैं देखता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने सभी विधाओं में लगभग रचनाएं की। ये दूसरी बात है कि कहानियों ज़्यादा लिखी, कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लेकिन जिसे सुरेंद्र चौधरी अविभाज्य तत्व कहते हैं, वह अविभाज्य तत्व क्या है? जब मैं उस पर मैं सोचने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि यह जो पूरा दृश्य जगत है, यह दृश्य जगत विविध रूपों में अपने स्वरों के साथ, ध्वनियों के साथ, चक्षुष बिंबों के साथ, रूप रंग के साथ, विविध रूपों में उनके यहाँ अभिव्यक्त होता है। गीत के साथ, लय के साथ, ये प्राय सभी जगह देखने को मिल जाएगा। ये एक दूसरी बात है कि कहीं यह जैसे कहानी में, उपन्यास में बहुतायत के रूप में हो ये, और दूसरी जगह उसमें जो है सो अल्प मात्रा हमें देखने को मिले। तो यह जो अविभाज्य तत्व है, यह अविभाज्य तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जो रिपोर्टाज का सवाल है, वह आप ये देखें कि रिपोर्टाज को मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध का एक साहित्य रूप माना जाता है। बहुत सारी भाषाओं में और हिंदी में भी इनके पहले कई रिपोर्टाज जो है सो लिखे गए थे। लेकिन रूसी भाषा में जो लिखे जाने वाले रिपोर्टाज हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, और ख़ास करके इलिया एहरनबर्ग का जो रिपोर्टाज है उसकी ज़्यादा चर्चा हुई। तो कहीं कहीं वो अपने रिपोर्टाज को अपनी रचनाओं में भी प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे इलाहाबाद से अश्क संकेत नामक पत्रिका निकालते थे, और उसमें रेणु का एक रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ था, एकलव्य के नोट्स। इस एकलव्य के नोट्स को उन्होंने इस्तेमाल किया पढ़ती पढ़ी कथा उपन्यास में। अब पढ़ती पढ़ी कथा उपन्यास है और वह रिपोर्टाज है। यह अपने आप में, यह आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बहुत सच में अच्छा लग रहा है कि इस पर विस्तार से आगे बात करने की और गंभीरतापूर्वक काम करने की आवश्यकता है। जी, अब हम दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। रेणु की साहित्य के लिए कहा जाता है कि रेणु का साहित्य आंचलिक है ना? तो मेरा सवाल यहाँ उठता है कि आप आंचलिकता को किस प्रकार देखते हैं? मतलब यह आंचलिकता रेणु की विशेषता है या कि उनकी सीमा है? देखिए, ये रेणु को लेकर 2-3 तरह के प्रमुख सवाल आरंभ में भी उठे थे, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी तक उठते चले आ रहे हैं, और शायद भविष्य में भी उठे। उसमें एक सवाल, जैसा कि आपने कहा, आंचलिकता का तो है ही है। दूसरा परंपरा का भी सवाल है, प्रेमचंद की परंपरा का सवाल। आंचलिकता के बारे में जो आपका प्रश्न है वह यह कि आप आंचलिकता को हम रेणु की विशेषता मानते हैं या सीमा मानते हैं? जी, बिल्कुल।
मैं उसको रेणु की बहुत बड़ी विशेषता मानता हूँ। अच्छा। वो कई दृष्टियों से और अत्यंत संक्षेप में ही उसके कुछ विचार बिंदु यहाँ पर रखे जा सकते हैं। दरअसल मैला आंचल उपन्यास की भूमिका, जी। उस भूमिका की तिथि को हम लोग याद नहीं करते हैं। उस भूमिका की तिथि है 9 अगस्त 1954। अच्छा। और 9 अगस्त का जो महत्व है, हाँ, हाँ। वो एक दिन पहले महात्मा हाँ, गांधी ने महात्मा गांधी ने वो बिल्कुल। क्विट इंडिया की बात कही बिल्कुल। थी, और हाँ, 9 भारत अगस्त को छोड़ो पूरे के आंदोलन, पूरे हाँ। देश में ये हो गया था। जी जी बिल्कुल। मैला आंचल की अति संक्षिप्त भूमिका में रेणु ने खुद ये लिखा कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। जी। यानी रेणु ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने उपन्यास को आंचलिक कहा। बिल्कुल। इस पद को पकड़ करके बाद में और लोगों ने इतना विचार किया कि जरूरत से ज्यादा विचार कर दिया। अच्छा। रेणु ने लिखा है कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, बिल्कुल। इसमें चंदन भी है, इसमें सब कुछ जो है। रेणु को ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ। 1940 में पंत की एक कविता प्रकाशित हुई थी, भारत माता ग्राम वासिनी। मैं उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भारत माता ग्राम वासिनी कविता में उन्होंने लिखा, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा अंचल। यहां से रेणु ने उठाया, यानी यह मैला आंचल रेणु का उपन्यास जो है, हाँ जी। उसकी प्रेरणा उन्हें सुमित्रानंदन पंत की इस कविता से मिली, जिसमें मैला आंचल तो नहीं, मैला सा आंचल लिखा गया था। अच्छा। इस कविता में ही सुमित्रानंदन पंत ने यह लिखा था कि 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। मेरा एक लंबे समय से रश्मि जी ये मत है जी। कि जब गोदान उपन्यास में के अंत में जी। जब धनिया पछाड़ खाकर गिरी थी, हाँ हाँ। तो केवल धनिया ही पछाड़ खाकर गिरी नहीं थी। मैं भारत माता को पछाड़ खाकर गिरते हुए देखता हूँ। अच्छा। इस पर विस्तार से यहाँ पर बात नहीं की जा सकती। जी जी। क्योंकि उसी के बाद 1937 का विधानसभा चुनाव हुआ था, और प्रेमचंद के कुछ संपादकीय टिप्पणियों और लेखों को देखें तो उसमें एक चुनाव चुथव्वल भी है। और चूंकि 2020 में हम रेणु की जन्म शती मना रहे हैं, तो जाहिर है कि आज का समय भी हम देख रहे हैं कि चुनाव में क्या हो रहा है, और कितनी एक प्रकार की चुनाव चुथव्वल तो प्रेमचंद ने लिखा था, ये चुनाव लीला जो है वो चारों ओर हो रही है। ये मैला आंचल में नायक जो है वह मेरीगंज है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि गोदान का हीरो होड़ी मर चुका था, और उसके बाद किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक व्यक्ति को उपन्यास के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना एक ऐसे कथाकार के लिए जो गांव के यथार्थ को, अपने अंचल को, यथार्थ को उसकी संपूर्णता में देख रहा हो, राजनीति से लेकर के संस्कृति तक सभी क्षेत्रों में, उसके लिए कठिन था। इसलिए यहाँ एक इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा अंचल है। मेरीगंज एक गांव है, लेकिन रेणु ने भूमिका में ही लिखा है कि यह है पूर्णिया जिला का एक हिस्सा। मैं यहाँ यह भी कहना आवश्यक समझता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी में कुल 14 जिले थे, जिसमें पूर्णिया जिला बहुत पुराना था। पूर्णिया जिला के पहले मुश्किल से एकाध जिला जो है वो पुराने हैं, जो अभी पश्चिम बंगाल में हम देख सकते हैं। यह पूर्णिया जिला जो है, यह 1770 में
ये बना था ये अच्छा, फरवरी 1770 17 में। में। अभी का जो बिहार है हाँ, उसमें पटना जिला इसके बाद का है, अच्छा। और जिसे हम शाहाबाद कहते हैं हम्म, वह इसके 2 वर्ष बाद बना था 1772 में, 72 में। जैसे अब भोजपुर या आड़ा वगैरह हाँ, कह सकते कहते हैं, बिल्कुल। हैं। अगर आप इसको ध्यान में रखें जी। कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हाँ। बंगाल प्रेसिडेंसी में हाँ, हाँ। पूर्णिया को जिला क्यों बनाया गया, हम्म, तो एक अलग अध्ययन का विषय है। हम्म, मैं नहीं जानता कि समाजशास्त्रियों ने हम्म, या हिंदी के अन्य आलोचकों ने इस ओर ध्यान दिया है या नहीं। नहीं दिया। एक अंचल हम्म, पहली बार हम्म, हिंदी उपन्यास में हम्म, एक अंचल अपने जीवंत सक्रिय रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। एक अंचल विशेष की यह उपस्थिति अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी उपन्यास का यहीं से स्ट्रक्चर भी बदला। अच्छा। मतलब प्रेमचंद ने अपने समय में जो एक उपन्यास में एक नैरेटिव किस्म की एक परंपरा जो है सो कायम की, जी बिल्कुल। वह हमें यहाँ मैला आंचल में खंडित होती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। और मुझे बार बार लगता है, इस पर किसी को आपत्ति हो सकती है, होनी चाहिए भी, लेकिन ये विचार का विषय है। हाँ। इसे कदापि फूंक करके नहीं उड़ा देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिशों ने शासन करने के लिए जिस संरचना को निर्मित किया था, जो स्ट्रक्चर बनाया था, नेहरू ने आजादी के बाद 1947 के बाद वही स्ट्रक्चर रहने दिया हूबहू। आज का भारत अगर बदहाल है, परेशान है और भयावह स्थिति में पड़ा हुआ है, तो यह अलग से विचार का विषय है कि वो उस स्ट्रक्चर को 70 वर्ष तक कायम रहने के कारण बना हुआ है या नहीं। क्योंकि ब्रिटिशों ने वह जो शासन की जो एक संरचना निर्मित की थी, वह शासन के लिए निर्मित की थी, और उपन्यास का जो स्ट्रक्चर चला आ रहा था, रेणु के यहाँ हम उसे टूटते हुए देखते हैं। और कभी कभी हमको लगता है कि इस पॉइंट पर रेणु का महत्व जो है सो नेहरू से ज्यादा है, क्योंकि एक लेखक अपनी रचना में ही कोई स्ट्रक्चर बनाएगा या स्ट्रक्चर तोड़ेगा। रेणु ने एक अंचल विशेष की उपस्थिति से एक स्ट्रक्चर का भी निर्माण किया, और इस स्ट्रक्चर पर विस्तार से बात करने के लिए वो अंचल अपनी समग्रता में हमारे समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। वहाँ की हवा, वहाँ की धूप, वहाँ का लोक जीवन, वहाँ की विपन्नता, वहाँ की निर्धनता, वहाँ की अशिक्षा, वहाँ का जातिवाद, वहाँ के गीत, वहाँ के नृत्य, वहाँ की गरीबी, वहाँ के जितने कुछ हो सकते हैं, वो सब मैला आंचल उपन्यास में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जिसे अंग्रेजी में हम रीजनल नॉवेल कहते हैं, वो पहले नहीं लिखा गया, पहले भी लिखा गया। सारिका में 1962 में एक परिचर्चा चली थी आंचलिकता को लेकर के, और रेणु ने उसी अंक में एक लेख लिखा था। मैं उसका कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक था, पतियाते हैं तो मानिए आंचलिकता भी एक विधा है। और रेणु ने 5 उपन्यासकारों के नाम लिए थे, जिसमें 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे। उसमें सोलोखोव का नाम भी था, और कई उपन्यासकारों के नाम थे। और रेणु ने बताया कि इन सभी लोगों के यहाँ हमें ये अंचल विशेष जो है वह देखने को मिलता है। अपने उस लेख में वे बाद में बांग्ला में उतरते हैं, ताराशंकर बंदोपाध्याय के पास जाते हैं, सतीनाथ भादुरी का उल्लेख करते हैं, और भी कई उपन्यासकारों का वो हवाला देते हैं। तो यह जो आंचलिकता है, यह आंचलिकता अपनी संपूर्णता में वहाँ प्रकट है। और आंचलिकता को हम कह सकते हैं कि एक लोकल है वो, लेकिन यहीं से लोकल
को रेणु नेशनल बनाते हैं और ग्लोबल बनाते हैं। यानी हम मैला आंचल उपन्यास का अध्ययन केवल इस दृष्टि से नहीं कर सकते कि वो पूर्णिया जिले के एक गांव की या पूरे पूर्णिया अंचल की वो कथा है वो, या उसका कथानक है। हालांकि रेणु ने लिखा है कि कथानक है पूर्णिया, लेकिन ये कथानक केवल पूर्णिया नहीं है, वह वहां से फैल करके पूरे देश का बन जाता है, पूरे विश्व का बन जाता है, और अगर हम ये कहें कि थर्ड वर्ल्ड का बन जाता है, तीसरी दुनिया का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति जो है वह नहीं होगी। रेणु ने मेरीगंज को नायक बना दिया, और रेणु को स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, इस सब से रेणु का अध्ययन खंडित अध्ययन होगा। एक अंचल किस तरह से अपनी समग्रता में राष्ट्रीयता को या राष्ट्र को, पूरे देश को हमारे सामने उपस्थित कर देता है, यह हमें ध्यान से देखना चाहिए। कुछ लोग इसकी सीमा मानते हैं जो हिंदी उपन्यास के पुराने ढांचे को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको रेणु की एक महान उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। ये एक चमत्कार था। मैला आंचल का प्रकाशन जो है वह एक विस्फोट की तरह है वो, और इस उपन्यास के बारे में तो ये कहा जाए अचानक नहीं हुआ। ये नलिन जी ने अगर इसकी नोटिस ली तो स्वाभाविक था वो, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद का निधन हो चुका था। 1936 के बाद हिंदी उपन्यासों या कहानियों से गांव गायब हो चुके थे, और यहाँ पर गांव बिल्कुल एक दूसरे रूप में है। ये ठीक है कि इसके पहले अंचल विशेष के कुछ कण हमें दूसरी जगह देखने को मिलते हैं। नागार्जुन के यहाँ बलचलमा में भी उसकी पहचान की जा सकती है, लेकिन जिस बोल्डनेस के साथ रेणु ने कहा कि यह है आंचलिक उपन्यास, तो रेणु ने कुछ सोच करके कहा हो। मैं इसे उपलब्धि के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, उनकी छवि जो बनी है या हम जो उनको पसंद करते हैं, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। क्या आप मानते हैं कि रेणु की कहानियाँ अपने समकालीन कथाकारों की कहानियों से भिन्न है? अपनी बुनावट, शिल्प और आस्वाद में अलग पहचान रखती है? बिल्कुल भिन्न है। जब आप इस तरह का सवाल कर रही हैं तो मुझे कम से कम 30-36 उस दौर के कहानीकार याद आते हैं जी, जिसमें से किसी की भी कहानी को मैं रेणु के समकक्ष नहीं रख सकता हूँ। देखिए, 50 के दशक के आरंभ में ग्राम कथा और नगर कथा जैसी बात चली, फिर कस्बे की कहानियां हुई, डाक बंगले की कहानियां हुई वगैरह वगैरह, और ग्राम कथा में शिव प्रसाद सिंह मार्कंडेय वगैरह को लेकर के बातचीत हुई। अगर हम इस तरह से एक ट्रियो बनाते हैं ग्राम कथा के रूप में या ग्राम कथाकारों के रूप में, तो उसमें रेणु थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। जैसा मैंने बहुत पहले एक ट्रियो बनाया भी था कि जिसमें शिव प्रसाद सिंह हो, मार्कंडेय हो और फणीश्वरनाथ रेणु हो। लेकिन केवल इस ट्रियो में ही नहीं, पूरी नई कहानी में, और मैं कहूं तो कि पूरी नई कहानी में ही क्यों, पूरी हिंदी कहानी में यह अपने आप में एक विशिष्ट स्वर के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होता है। ये यानी ये इस स्वाभाविक है कि इसकी बुनावट भी भिन्न होगी, इसका शिल्प भी भिन्न होगा। शॉर्ट स्टोरी का वो जो ढांचा था, उस ढांचे को रेणु ने ढांचा नहीं रहने दिया। रेणु का पहला कहानी संग्रह है ठुमरी। और मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ठुमरी शीर्षक से उसमें कोई कहानी नहीं है, और रेणु ने लिखा है कि ये सभी कहानियां ठुमरी धर्म कहानियां हैं। बिल्कुल। और ठुमरी गायन की एक शैली है। आपके पास अगर समय हो तो आप यहाँ से अपने श्रोताओं को भी आप एक ठुमरी की एक पंक्ति भी सुना सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गिरजा देवी को यहाँ पर सुनने का अवसर नहीं। तो यह जो गायन की एक शैली जो है, ये गायन की शैली आई कहाँ से? थोड़ा सा 1 आध मिनट इस पर बात कर ले। तो इस बारे में मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय उनका जो संकलन था वो मेरे पास उपलब्ध है। बहुत अच्छा है, गुड। तो मेरा कहना यह है कि माना यह जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह के समय से इस ठुमरी का प्रचलन हुआ, और एक पर एक ठुमरी जो है वह महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग भी सुनते हैं, तोरे नैना जादू भरे वगैरह वगैरह जो है सो, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
तो यह जो संगीत है, जिसको संगीत धर्मा कहानियां कहते हैं, ये रेणु से पहले नहीं थी, रेणु के बाद भी नहीं। हमारे कुछ मित्र कथाकारों ने कोशिश की है, अच्छी बात है, लेकिन फिर रेणु तो रेणु है, रेणु का कोई मतलब विकल्प नहीं है। तो नई कहानीकार जितने थे, उनकी भाषा, उनका शिल्प, और जाहिर है कि उन कहानियों को पढ़ने का जो आस्वाद होता है वो बिल्कुल भिन्न है। उस भूमिका में रेणु ने खुद अपने को ठुमरी का कथा गायक कहा है कि मैं ठुमरी का कथा गायक हूँ, कहानीकार नहीं, कथा गायक। यानी वो कहानीकार भी हैं और गायक भी हैं। तो यह जो गीत तत्व है, अब इस पर अगर विचार करें तो 50 के दशक में इस गीत तत्व को बहुत से हिंदी कविता के आलोचक किस रूप में देख रहे थे, और बाद में भी वो उसको किस रूप में देखने लगे, जिसको लेकर के हमारे एक मित्र गीतकार नचकेता हैं, उन्होंने काफ़ी जो है सो हंगामा किया या काफ़ी उसके विरोध में लिखा वगैरह भी। तो यह जो गीत तत्व है, यह गीत तत्व उनकी रचनाओं में सर्वत्र मौजूद है, कहीं स्पष्ट रूप से, कहीं तेज गति से, और कहीं धीमी गति और लय में बहता हुआ या चलता हुआ। यह एक अर्थशास्त्रीय गायन है। तो रेणु ने इस तरह से कहानी में गीत को रख करके अपने को कथा गायक कह करके कहानी का संसार बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सब इतनी बड़ी बातें हैं कि संक्षेप में इस पर कोई बात नहीं की जा सकती है कि पूरे कथा संसार को बदल देना। 100-125 वर्ष का जो हिंदी कहानी का संसार है, उसमें बीच बीच में और बाद में भी गीति तत्व का प्रवेश होता है, गीति तत्व का। लेकिन एक कहानीकार पहली बार अपने को कथा गायक कह रहा है। यानी यहाँ पर एक दूसरी चीज है कि पहले कथा छपने के पहले, प्रिंट के पहले कथा गाई जाती थी, कथा सुनाई जाती थी, भर्तृहरि की कथा गा करके सुनाई जाती थी। तो रेणु उस परंपरा से, उस लोक परंपरा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका तो कोई उदाहरण है ही नहीं है। अब देखिए ठुमरी में बाबुल मोड़ा नैहर छूटल जाए, इसे पंडित भीमसेन जोशी ने गाया। थोड़ी देर के लिए किसी को ये लग सकता है कि रेणु को पढ़ते हुए निर्मल की याद आती, मेरा मतलब निर्मल वर्मा से। हमारा भी ध्यान कभी जाता है, लेकिन दोनों की दो दुनियाएं हैं। क्या कारण है कि निर्मल वर्मा रेणु पर इतने फिदा थे, या रेणु पर उन्होंने जम करके लिखा, कुछ तो है जी। लेकिन निर्मल का संसार और रेणु का संसार दोनों एक दूसरे से भिन्न है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। इसलिए रेणु का कथा शिल्प, रेणु की कथा भूमि, रेणु के कथा पात्र एक भिन्न रूप में कथा शिल्प, कहानी की बुनावट, उसमें आने वाले संवाद, उसके अपने जो है सो विराम चिन्हों के प्रयोग, अभी तो इस सब पर विचार ही नहीं हुआ है, ये सब बिल्कुल भिन्न है। और हम रेणु को पढ़ते नहीं हैं, रेणु हमें डुबो देते। बिल्कुल सही। रेणु की कहानियां पढ़ी जाने लायक नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो शब्दों से गुजर जाएंगे। वहाँ एक शब्द रोकेगा, उसमें हम कब तक डुबकी लगाए हुए हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है जी। तो बिल्कुल भिन्न है। अब जब डुबकी लगाने की बात आ रही है और कहानियों की बात आ रही है, तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने उनके बीज शब्दों पे काम किया है, रेणु के साहित्य के बीज शब्दों में काम किया है। यह एक अलग तरह का काम है। आपने इस दृष्टि से खासकर तीसरी कसम में प्रयोग किया है और इस और गुलफाम जैसे शब्दों पर काम किया है। तो इन बीज शब्दों के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं, जो अभी डुबाने वाली, डुबोने वाली बात थी? नहीं, ठीक आप कह रही हैं। मैं रश्मि जी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 20 वर्ष से हिंदी की 2 कालजयी कहानियों के केवल 2 शब्द, एक कहानी का एक शब्द, तीसरी कसम का इस, और एक कहानी का एक और शब्द मुझे बेहद परेशान करता रहा है, सैकड़ों बार। अच्छा। और मैंने सोचा कि इस पर कभी कुछ लिखा जाए, लंबा निबंध नहीं होगा तो कॉलम में ही कुछ लिखा जाए। उस समय मैं प्रभात खबर में कॉलम लिखा करता था।
एक मिनट में रोकूंगी। हम्म। मुझे इस और गुलफाम के बारे में तो पता है, मैं इसी के बारे में और मैं कह एक रहा हूँ। तीसरा जो आपने अभी कहा कि एक और शब्द, वो कौन उसको सा अगर शब्द? अभी छोड़ दीजिए तो, अच्छा, उस पे काम लेकिन होना बाकी है। उस पर बात होना बाकी है, जी, जी। क्योंकि 20 वर्ष से हाँ, उसने हाँ। मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। एक गजब, शब्द, गजब। अब आप सोच सकते हैं। हाँ। तो इस शब्द मुझे उन दो शब्दों में से एक शब्द ये था, इस। तो जब रेणु का हमने पिछले वर्ष ही ये देखा कि रेणु की जन्मशती आने वाली है, तो मेरे दिमाग में आया कि इस पर हम लिखेंगे। और जब आ गई तो हमने सोचा कि इस पर हम लिखा जाए। लेकिन जहां तक कहानी के बीज शब्दों, जिसे अंग्रेजी में हम कीवर्ड्स कहते हैं, का प्रश्न है, हिंदी में तो इस पर विचार ही नहीं हुआ है, क्योंकि कविता के भी बीज शब्दों पर विचार नहीं हुआ है। देखिए, हमारे सारे समकालीन हिंदी कवि जो मित्र है, लेकिन मैं नहीं जानता कि समकालीन हिंदी कविता पर इतना अधिक विचार करने वाले लोगों में से, मैंने बार बार कई लोगों को कहा है, अपने मित्र आलोचक साथियों को, कि कॉन्टेम्पोररी हिंदी पोएट्री के जो कीवर्ड्स हैं 8-10-20 जितना आप मानते हैं, आप उस पर बात तो कीजिए कि वो किस तरह से किसकी कविता में किस रूप में आते हैं। हिंदी में अभी इस पर कविता के बीच शब्दों पर ही कम हुआ है। लेकिन विजय मोहन सिंह हिंदी के पहले आलोचक हैं मेरी दृष्टि में, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर विचार करते हुए उनके एक बीज शब्द छाया को पकड़ करके ये कहा कि छाया की छायाएं हमें जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों में देखने को मिलती हैं। अच्छा। और इसकी अर्थक छायाएं जो है सो, तो इस तो हमको पहले से ही बेचैन कर रहा था। जब हमने बार बार इस कहानी को पढ़ना शुरू किया तो हमको लगा कि नहीं, इस कहानी में तो ये 16 बार आया है। ये 16 बार में 15 बार तो केवल ये हीरा मन ही बोलते हैं, ये इस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद एक बार केवल इस शब्द का प्रयोग जो है वह एक दूसरा पत्र जो है वह करता है। अब आप इस शब्द का को आप देखें, उसी कहानी में दूसरा उसी 15 बार तो हीरा मन प्रयोग करते हैं, जी। और एक बार मैं अभी देखूंगा लिखा हुआ है कि एक बार दूसरा पत्र उसका प्रयोग करता है। अब देखें कि प्रतिपरी कथा में एक जगह इसका प्रयोग किया गया है, इसका नहीं, एक इस पे भी दूसरी एक कहानी है, कई जगह है। कई जगह है। हाँ। मैं उपन्यास की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि विचित्रा या कोई ऐसी पत्र है जिसने की यहाँ पर वो उसको देख करके, उसके रूप सौंदर्य को देख करके, एक पत्र जुलूस नहीं, प्रतिपत्र कथा में नहीं, सॉरी, जुलूस उपन्यास में पवित्रा के रूप सौंदर्य पर जयराम सिंह लंबी सांस छोड़कर इस कहता है। कहा जाता है कि तीसरी फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो राज कपूर बार बार इतना अधिक इस बोल रहे थे कि उनकी पत्नी जो है सो परेशान हो गई। अच्छा, उनके मुंह पे चढ़ गया। इस शब्दकोश का शब्द नहीं है। हाँ, बिल्कुल। रश्मि जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस हीरा मन के भावकोश का शब्द, शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में खोजने पर भी इस शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि यह हीरा मन के भावकोश का शब्द है, यह रेणु के भी भावकोश का यह शब्द है। रेणु का यह फेवरेट वर्ड है, ये रेणु के कई फेवरेट वर्ड्स है। ये भावकोश जो रेणु का है और उसके अपने जो शब्द हैं उसमें ये प्रमुख शब्द है। ये इसका जो सौंदर्य है वो अद्भुत सौंदर्य है। उस सौंदर्य को समझने के लिए हीरा मन के भावलोक में मुझे प्रवेश करना होगा। यह अर्थहीन और अप्रचलित शब्द है, लेकिन सहज रूप से प्रकट और अंतर मन से व्यक्त वह विशिष्ट भावयुक्त शब्द है, जिसमें एक साथ लज्जा, आश्चर्य और प्रसन्नता का सुमेल है। इसमें एक साथ भाव सौंदर्य और ध्वनि सौंदर्य है। यह आंतरिक आत्मीय लय युक्त शब्द है। हीरा मन का निजी शब्द है, रेणु का अपना शब्द है, जिसकी अनेक अर्थक छायाएं हैं। हमारी विशिष्ट भाव दशा में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई सांसारिक दृष्टि से अर्थ नहीं होता, वे बेमानी होते हैं, पर जीवन का जो अर्थ है वह वैसे ही अर्थहीन शब्दों में भरा पड़ा रहता है। मैं एक और
इशारा करना चाहता हूं, मैं लिख चुका हूं जी। कि इसमें संयुक्त रूप में है, और क्या हीरा मन के अवचेतन में हीराबाई से जुड़ने, एक होने और संयुक्त होने का भाव नहीं है? सही है। हमें कैसे रेणु के शब्दों को, रेणु के ध्वनियों को, रेणु के लयों को किस तरह से देखना होगा, उनकी गंधों को, ये एक अलग अध्ययन का विषय है। दूसरी बात रही गुलफाम। गुलफाम इसके लिए मैं एक बात टोकूंगी, रसप्रिया में भी एक शब्द है। नहीं, अभी तो मैंने उस तरह से ढूंढा नहीं है कि रेणु के समस्त कथा साहित्य में ये क्या आता है, मतलब लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि ये रेणु का अपना शब्द है, फेवरेट वर्ड्स। रेणु के फेवरेट वर्ड्स पर अभी हिंदी में विचार नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, कई भाव एक साथ, लज्जा है, आश्चर्य है, सौंदर्य है, प्रसन्नता है, यह भाव प्रवंच शब्द है। दूसरा आपने कहा गुलफाम। जी, यह गुलफाम जो है वह शब्द भी है और व्यक्ति भी है। फारसी में फाम प्रत्यय है, मैं गुलफाम पर भी लिख चुका हूँ। गुल फूल को कहते हैं, और फाम गुल जैसा जो सुंदर हो, फाम प्रत्यय है, सुंदर। गुलफाम एक कैरेक्टर है। और आप ये देखें कि अमानत लखनवी के पहले, जिन्होंने इंदर सभा की रचना की थी और वाजिद अली शाह के दरबार में खेला जाता था, और वाजिद अली शाह खुद उसका पार्ट अदा किया करते थे, उसके पहले मैं ये सवाल कर चुका हूं कि क्या हिंदी में, उर्दू में कहीं गुलफाम आता है एक कैरेक्टर के रूप में? देखिए, तीसरी कसम का पहला शब्द है हीरामन, और उसका अंतिम शब्द है गुलफाम। हीरामन एक पात्र है, गुलफाम एक पात्र है, लेकिन वह इंदर सभा का पात्र है। वो हीराबाई नौटंकी में गा रही है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। हसरत जयपुरी ने इस पर शानदार गीत ही लिखा है। इस गुलफाम का संबंध सुंदर परी से है, तो गुलफाम एक पात्र है। हीरामन का गुलफाम होना जो है वह एक ट्रेजेडी है। इसीलिए हीरामन कसम खाता है, तीसरी कसम, कि अब कंपनी की औरत की सवारी नहीं करेंगे। हीरामन कहानी का पहला शब्द, मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि तीसरी कसम कहानी का पहला शब्द है हीरामन, जो यथार्थ है जी। और गुलफाम जो यथार्थ नहीं है। गुलफाम स्वप्न है, स्वप्न खंडित होता है और यथार्थ साकार हो जाता है। यानी रेणु को पढ़ते हुए हमें एक स्वप्न लोक में भी रहना पड़ेगा और यथार्थ लोक में भी रहना पड़ेगा। ये बहुत टफ है, बहुत कठिन कर्म है। अच्छा, आपने आप उपन्यास मतलब कहानी पढ़ी ही है, इस पे इतना काम किया है, आपने फिल्म भी देखी ही होगी, तीसरी कसम। तो तीसरी कसम जो आपने देखी फिल्म, तो आप में कहानी में और फिल्म में, इन दोनों में आप में क्या अंतर? देखिए, उस पर तो अलग से बहुत बात होगी, आपके अच्छा। पास समय नहीं होगा। जी 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 जी। क्योंकि बासु की बनाई हुई वो अद्भुत किस्म की वो फिल्म है। मैं उसको 4-5 बार देख गया हूँ। और पिछले 15 दिन पहले भी मैंने वो फिल्म देखी थी। अच्छा। क्योंकि फिल्म एक अलग विधा है वो, लेकिन कमाल की है फिल्म। कला की दृष्टि से, अगर आर्ट की दृष्टि से हमारी इच्छा है कि कभी उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल एक फिल्म आर्ट की दृष्टि से ही उस पर विचार किया जा सकता है। और आपके साथ शायद एक आध प्रश्न और भी है। हाँ, अभी पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि रेणु की आपकी प्रिय कहानियां कौन सी? देखिए, रेणु तो लाजवाब कथाकार है। हाँ। उन्होंने 63 कहानियां लिखी हैं। मैं जो भी कहानी पढ़ूंगा उसमें से कोई न कोई एक ऐसी चीज मिल जाएगी जो मुझे लगेगा कि अद्भुत है, आपको रोक लेगी, लिखने पे विवश करेगी। लेकिन सबसे अधिक तो जिस पर लट्टू होना कहते हैं, मैं तो तीसरी कसम पर ही लट्टू हुआ। मुझे लगता है कि आधी दुनिया उस पर लट्टू है, जो पढ़ने वाले सब। और इसीलिए मैंने उस पर लिखा भी, उसकी एक एक चीज पर मैं लिखा। मैंने लिखा उस पर, मैंने 25-26 पेज का एक लेख भी लिख दिया है। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी कहानियां हैं। रसप्रिया हो, ठेस हो, पंचलाइट हो, लाल पान की बेगम हो, कोई भी हो। मैं केवल
रश्मि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेणु को, देखिए मैं केवल एक कहानी का उदाहरण दूंगा, ये मैं आवश्यक समझ रहा हूँ कि रेणु की कहानियों का पाठ कैसे किया जा सकता है। अब जिस पंचलाइट कहानी की इतनी अधिक चर्चा हुई है, अभी भी हुई, पहली भी हुई, उस पंचलाइट कहानी को आप देखिए कि उस पंचलाइट कहानी में क्या है। कहानी के भीतर क्या कहीं भी पंचलाइट है? पंचलाइट शब्द है कहीं? वहां शब्द है पंचलैट, और शीर्षक में है पंचलाइट। हाँ, अपनी भाषा में शीर्षक में है पंचलाइट, और कहानी के भीतर कई बार ये शब्द आए हैं पंचलैट। पंचलाइट नहीं, पंचलैट। अब सब लोगों ने तो, रेणु ने लिख दिया पंचलाइट और पेट्रोमैक्स, ये तो सब जानते हैं। देखिए कहानी में ये हेमिंगवे के यहाँ हुआ करता था शायद, और हिंदी में भी है कई कहानियों के यहाँ जो मास्टर स्टोरी राइटर्स हैं, कि कहानी में जो कथित का सौंदर्य होता है उससे कहीं ज्यादा अकथित का सौंदर्य होता है, अनटोल्ड ब्यूटी। मतलब कहानी में जो कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा अनकहा होता है। रेणु के प्रत्येक कहानी में कोई एक शब्द हो, कहीं कुछ हो, अगर आप पकड़ लीजिएगा तो आपको अकथित सौंदर्य जो है वो अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा पंचलाइट में 1-2 मिनट के लिए चलते हैं। आप देखिए कि पंचलाइट में उसने वो गोधन जो है एक लड़का, वो मुन्नी को देखकर सिनेमा का गाना गाता था, हम तुमसे मोहब्बत कल के सनम। और उसकी माँ ने शिकायत की पंचायत में, उसको पंचायत से हटा दिया गया, जुर्माना लग गया उस पर जो है। और बाद में पेट्रोमैक्स के जलाने का काम उसी ने किया, गोधन ने। अब पेट्रोमैक्स जलाने के बाद पंचायत का सरकार गोधन से जाति की इज्जत रखने की बात कहता है कि तुमने तो जाति की इज्जत रख दी। पंचलाइट की जितनी भी व्याख्याएं हुई हैं वो जाति परक व्याख्याएं हुई है, लेकिन पंचलाइट में जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं प्रेम को मानता हूं। और पंचलाइट जो है उसमें एक उपहास है, पंचों का लाइट, पंचों के निर्णय में कोई प्रकाश ही नहीं है, लाइट तो प्रेम में। क्या बात है। कैसे निकल की चीजें और कहाँ पहुंचती है। आप ये देखिए, आप इस तरह से आप चीजें देखिए। और तब उसको सरदार कहता है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने उसे रात में अपने घर खाने पर बुलाया और मुन्नी की पलकें झुक गईं। मुन्नी की पलकें तो झुक गईं, लेकिन पाठकों की पलकें कितनी खुली और आलोचकों की पलकें इतनी खुली। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है। तो रेणु की बहुत कहानियां पसंद है और एक समय सीमा है, उस पर हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अब हम अंतिम सवाल की ओर आते हैं। आजकल यह चर्चा सुनने में आ रही है कि रेणु का यथोचित मूल्यांकन तब आलोचना ने नहीं किया। कुछ लोग आलोचना के जातीय पूर्वाग्रह को इसका एक कारण बताते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? हमारी अच्छी राय नहीं है। अभी बहुत विवाद हो रहा है इन चीजों को लेके। वो सब फालतू। मेरा कहना ये है जी, कि आप रेणु पर लिखी जाने वाली समीक्षाएं न पढ़ें, लेकिन रेणु को तो पढ़ें, रेणु को संपूर्णता में पढ़ें। रेणु ने ये लिखा कि मैला आंचल उपन्यास के प्रकाशन के बाद जो मेरा अनुमान था वो 90-95% सही हुआ। लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया। शिवदान सिंह चौहान ने प्रति परिकथा पर लेख लिखा। नलिन विलोचन शर्मा के कारण ही मैला आंचल उपन्यास जो है वो चर्चा में आया। राजकमल के ओम प्रकाश, उन्होंने छापा परिकथा लिखने के लिए। इलाहाबाद में टिकने, ठहरने, भोजन पान सबकी जो है सो उन्होंने व्यवस्था की। प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा। किसने लिखा? सबसे अच्छा मार्क्सवादी आलोचकों ने ही उन पर लिखा। लेकिन ये जो कहना है जातिवादी, नहीं, ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि ये दुखद है। जी बिल्कुल, ये अत्यंत दुखद है कि हिंदी के लेखक जाति विमर्श में उलझ करके रह जाए। जाति एक हकीकत है, वास्तविकता है, उस पर विचार होना चाहिए। जाति विमर्श भी होना चाहिए, स्त्री विमर्श भी होना चाहिए, लेकिन काल विमर्श भी होना चाहिए, समय विमर्श भी होना चाहिए।
रेणु को जातिवादी नजरिए से नहीं देखा जा सकता। भगवत शरण उपाध्याय ने उन पर जो है सो लिखा। रेणु को सब लोगों ने अपने सर पर बैठाया। आलोचना केवल प्रशंसा और निंदा नहीं है। और जाति तो भारतीय समाज का यथार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे तो कोई यह अर्थ ही नहीं है। दुर्भाग्य है जी कि रेणु ठीक है एक पिछड़ी जाति के थे, लेकिन अगर कोई कहें कि वो जिस जाति के थे उस जाति में भी कई उपजातियां हैं और किस उपजाति में थे, तो मैं इसको लेकर के सर पीटने की इच्छा होती है कि ये क्या हो गया है। मुझे भी लगता है हिंदी समाज को और हिंदी विवाद समय को मैं आपको यहाँ ये बतलाना चाहूंगा कि जिनको भारतीय समाज शास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, उस घुड़िए की एक किताब आई थी 1932 में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, और बाद में तो श्रीनिवास ने इस जाति पर विचार किया ही काफी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जाति पर विचार कीजिए, वो एक बड़ा फैक्टर है रेणु की रचनाओं में, क्योंकि जाति के आधार पर मेरीगंज में और अन्यत्र भी जातियों के आधार पर टोले जो है सो बटे हुए हैं। लेकिन वो इस तरह से हम देखें, ठीक है समाज में एक डोमिनेटिंग क्लास भी होता है, इस डोमिनेटिंग क्लास पर श्रीनिवास जी ने विचार किया था, लेकिन ये कहना कि उनको जातिवादी पूर्वग्रहों से देखा गया, नहीं, ये सब आलोचना को या उनकी रचना की जो अंतर्वस्तु है, उनकी रचना का जो सौंदर्य है, उसका जो वैशिष्ट्य है, उसको कहीं न कहीं कम करना है। ये हमें ये काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उन पर बोलने और लिखने वालों में थोड़ा कम उतावलापन होना चाहिए, जो उनके लिए ही अच्छा होगा। बिल्कुल। रेणु के यहाँ एक नैतिक मर्यादा है, रचनात्मक मर्यादा है। आप वही हमारा ये समय एक भूतहा समय मैं कहता हूँ। अच्छा। ये अनैतिक समय है ये। जी जी। हमें इस समय प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए 1936 में जो भाषण दिया था, हमेशा हमको वह याद करना चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई प्रेमचंद की 140वीं वर्षगांठ है। साहित्य का उद्देश्य में उन्होंने क्या कहा था, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। रेणु बहुत बड़े लेखक हैं, उन्हें गंभीरता से पढ़े जाने की आवश्यकता है। रश्मि जी, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे और अपने कवि मित्र विमल कुमार को अध्याय कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं भी ये जो हिंदी का समाज इतना बड़ा है, जिसे मैं कहीं नहीं हूँ और चाहता भी नहीं हूँ रहने के लिए, ऐसा ना कहें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप बोलिए। आपने अच्छे मुझसे सवाल किए, प्रत्येक सवाल अपने आप में कई घंटों पर विस्तार से बातचीत करने की मांग करता है, जो यहाँ संक्षिप्त बातचीत में संभव नहीं है। आप सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद। तमाम आपत्तियों के बाद भी जो आपके भीतर होंगे, जिन्हें मैं बाद में सुनना चाहूँगा और आपसे सहमत असहमत होना चाहूँगा, आप सब लोगों को हार्दिक शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि भोसन जी।